अब क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक 7 का द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू आमिर कंपनी ऑन मार्च 31, 2021। ये कुछ डेटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, आमिर कंपनी से रिलेटेड। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया प्रीपेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन मार्च 31, 2021 एंड सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रीपेड एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज ऑन मार्च 31, 2021। अब यहाँ पे एंट्रीज आई हैं, ठीक है। एंट्रीज किस तरीके की होंगी मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। पहले हम जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा कर लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है वो आमिर कंपनी हमने हेडिंग डाली, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग डाली फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2021। बैंक रिकंसिलिएशन का पूरा फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर, कैश बुक, पासबुक। अब तमाम ट्रांजेक्शन्स जो उनको रिकॉर्ड करते रहेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बैलेंसेस दिए गए होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। 98,000, 70,000। सो यहाँ पर बैलेंसेस अनएडजस्टेड लिख के हमने कैश बुक का बैलेंस कैश बुक के कॉलम में लिख दिया 98,000 एंड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पासबुक के कॉलम में लिख लिया 70,000, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई वो है आउटस्टैंडिंग चेक से 8,000। आउटस्टैंडिंग चेक हो, अनप्रेजेंटेड चेक हो, ये दोनों चेक्स जो हैं वो पासबुक से हमेशा लेस होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लेस आउटस्टैंडिंग चेक 8,000 हमने पासबुक से लेस कर ली, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग चेक के नाम से भी आ सकते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 8,000 हमने लेस करना है। एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन जो थी वो बैंक प्रॉफिट था 4,000। ये बैंक प्रॉफिट है, बैंक इस प्रॉफिट को ऐड कर चुका है, ठीक है। बैंक ने ये बात बताई कि भाई बैंक के पास एक प्रॉफिट था जो कि रिसीव हुआ था 4,000 का। अब इससे जब बैंक इसको ऐड कर चुका है तो इस प्रॉफिट को यहाँ पे देने का मकसद, तो ये वजह है कि कैश बुक इसको ऐड कर दे। तो यहाँ पे हमने ऐड लिख के बैंक प्रॉफिट एंड ये 4,000 हमने यहाँ पे ऐड कर ली कैश बुक में, ठीक है। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी, थर्ड ट्रांजेक्शन वो थी डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर 10,000। डायरेक्ट डिपॉजिट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि डायरेक्ट डिपॉजिट कौन से होते हैं, वो जो कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं एंड जो वो जिनसे उन्होंने सेल्स करी है उनको इन्फॉर्म किए बगैर, ठीक है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट ये है कि भाई बैंक वाले ने तो इसको जो बैंक का जो अकाउंट है वहाँ पे बैंक की जो बुक है उसमें तो ये ऐड है, बस कैश बुक में इसको ऐड करना बाकी तो हम अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड लिखिएगा, ऐड जो चीज़ ऐड हो रही है, जो चीज़ लेस हो रही है वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा। तो हमने ऐड अकाउंटेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000, ठीक है। अकाउंटेबल भी लिखिएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट भी लिखिएगा एंड 10,000 से इस अमाउंट को कैश बुक में ऐड कर लिएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन थी डिपॉजिट इन ट्रांजिट की जो कि 34,000। देखिए डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है, किसी को हमने सेल्स करी, ठीक है, उस बंदे ने जो कस्टमर है उसने फला डेट पे 10,000 जो है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दी, ठीक है। तो कैश बुक जो बिजनेस में बैठा कैशियर वो क्या करेगा, इन 10,000 को फौरन से अपने पास ऐड कर लेगा, ठीक है। ये कैश बुक में ऐड हो गया। लेकिन बैंक का जो कैशियर है वो इस पैसों को जब ऐड करेगा, वो इस अमाउंट को जब ऐड करेगा जब उसके अकाउंट में वो पैसे आ गए होंगे। वो जब तक इस अमाउंट को ऐड नहीं करेगा जब तक उसके अकाउंट में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट का ये होता है कि भाई जो भी कस्टमर है उसने ट्रांसफ़र तो कर दिए लेकिन आए नहीं, सिग्नल्स प्रॉब्लम हो जाती है, नेट प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से 10,000 अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए, लेकिन आज नहीं तो कल हो जाएंगे। लेकिन बैंक इस बात को नहीं मानता, बैंक जब तक ऐड नहीं करेगा, बैंक का जो कैशियर है वो जब तक ऐड नहीं करेगा जब तक वो पैसे जिस भी अकाउंट में डिपॉजिट है उस अकाउंट में वो आ नहीं जाए। तो भाई पासबुक जो वो अपना सारा टोटल वोटल करके ऑनर को जो वो बुक जो है वो सेंड कर देता है। फिर भाई देखते हैं कि भाई ये 10,000 जो थे ये डिपॉजिट थे लेकिन पासबुक में ये ऐड नहीं है। तो यहाँ पर ये वजह बता दी गई है कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट के लिए पैसे डिपॉजिट तो हो गए थे लेकिन वो पैसे बैंक में नहीं आए थे, ठीक है। तो अब जो है वो पासबुक में जो है वो हम इसको ऐड कर लेंगे कि आज नहीं तो कल ये पैसे आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट 34,000 यहाँ पे पासबुक में ऐड कर ली। याद रहे कि ये पासबुक में ऐड होंगे, कैश बुक इसको ऐड कर चुका है, सिर्फ पासबुक में ये ऐड नहीं है, ठीक है। तो पासबुक में हमेशा डिपॉजिट इन ट्रांजिट वाली जो ट्रांजेक्शन होगी वो ऐड होगी। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन है बैंक रिकंसिलिएशन में जो फिक्स होती है, जैसे अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा पासबुक से लेस होता है, ठीक है ना। अनक्लियर चेक हमेशा पासबुक में ऐड होता है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमेशा पासबुक में ऐड होता है एंड आउटस्टैंडिंग चेक जो होता है वो हमेशा जो है वो पासबुक में ऐड होता है, ठीक है। ये कुछ जो है ये मेन जो है वो थिंग्स हैं जो कि ये मेन ट्रांजेक्शन्स आप ये समझना है। और ये फिक्स ट्रांजेक्शन होती है। कभी कभार तो ये होता है कि एक ही नाम से ट्रांजेक्शन्स आ रही होती है तो हमें पता होता है कि अनप्रेजेंटेड चेक जो वो लेस हो रहा है हम लेस कर देंगे, अनक्लियर चेक ऐड हो रहा है हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, ज़्यादातर डिपॉजिट इन ट्रांजिट के नेम से ही आएगा तो उसको आप फ़ौरन से पासबुक में ऐड कर लेगा।
आउटस्टैंडिंग चेक हमेशा पासबुक से लेस होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि याद कर लीजिएगा क्योंकि फिक्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट ट्रांजिट के बाद है डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये किस तरीके का चेक होता है, जो कि 18,000 का है और ये हमेशा जो है वो कैश बुक से लेस होता है। तो यहाँ पे लेस कर दिया हमने डिसऑनर चेक 18,000 का कैश बुक से। एंड इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, क्रेडिट बाय बैंक भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्रेडिट बाय बैंक वो होता है जो बैंक किसी चीज़ को ऐड कर रहा होता है, किसी अमाउंट को ऐड कर रहा होता है। तो इंटरेस्ट है जो कि क्रेडिट बाय बैंक है, तो इट्स मीन कोई इंटरेस्ट बैंक ने ऐड किया होगा 2,000 का, लेकिन कैश बुक में वो ऐड नहीं है तो हम कैश बुक में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, कोई भी इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रही है, ठीक है ना, रिसीव हो रही है तो इट्स मीन कि वो इनकम है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम लिख के हमने 2,000 यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे का प्रोसेस क्या होता है कि हम इसको टोटल करते हैं। टोटल किस तरीके से करेंगे, 98,000 में हम ऐड करेंगे 4,000, ऐड करेंगे 10,000, लेस करेंगे 18,000, ऐड करेंगे 2,000। तो हमारा जो बैलेंस आएगा कैश बुक का वो आएगा 96,000। फिर हमने पासबुक की कॉलम को जो है वो टोटल किया। 70,000 में हमने लेस करे 8,000 एंड लेस करे 8,000 एंड ऐड करे 34,000। तो हमारा बैलेंस है 96,000। देख सकते हैं कि दोनों कैश बुक बैलेंस, कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस जो है वो सेम है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम इसी के लिए जो है ये इतनी मेहनत करते हैं कि ये बैलेंसेस जो है वो सेम आ जाएं बस, क्योंकि हमें जो बैलेंसेस दिए जाते हैं वो अनकरेक्ट दिए जाते हैं, अनएडजस्टेड दिए जाते हैं कि इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर कोई बैलेंस है और कुछ ट्रांजेक्शन उसमें ऐड और लेस करना भूल गए तो वो बैलेंसेस अनएडजस्टेड कहलाता है। फिर उनमें वो ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट करके जो बैलेंस हमें पता चलता है वो एडजस्टेड कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पे पता लगा लिया। दोनों कॉलम का जो बैलेंस है वो 96 सेम आ रहा है। इट्स मीन कि हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनाई है और ये बैलेंसेस एडजस्टेड हो जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक है तो यही वजह होगी कि दोनों बैलेंसेस जो हैं वो सेम है। अगर आपके अभी भी दोनों बैलेंसेस जो हैं वो अनकरेक्ट आ रहे हैं, मतलब ये 96 होता और ये 90,000 होता, ठीक है ना, तो फिर आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट गलत है। अगर दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी वो हमसे जनरल एंट्रीज मांगी। इसकी जनरल एंट्रीज बहुत इजी हैं एंड बिल्कुल फिक्स होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं बिल्कुल, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री जस्ट कैश बुक कॉलम की बनती है, पासबुक कॉलम की कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैश बुक कॉलम की एंट्रीज बनाएंगे। और कैश बुक की जो एंट्रीज है वो इस तरीके की बनेगी कि जिस भी ट्रांजेक्शन्स की वजह से बैंक कम हुआ है उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और जिन, ठीक है, तो एंट्रीज यहाँ पे होंगी कि जिस ट्रांजेक्शन्स की वजह से बैंक कम हो रहा है और जिन ट्रांजेक्शन की वजह से बैंक बढ़ रहा है वो सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। लेकिन एक ही दो एंट्री होती हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से बैंक बढ़ा है सारी ट्रांजेक्शन्स जो है एक एंट्री में हमने एडजस्ट करनी है, ठीक है। एंड जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से बैंक कम हुआ है उन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक एंट्री में हमें एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो एंट्रियाँ बनती हैं। तो हमने यहाँ पे आमिर एंड कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2021। सीरियल नंबर, डेट होगी तो डेट डाल देंगे, लेकिन सीरियल नंबर होगा, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। ये जनरल एंट्री का हमने एक पैटर्न वो फॉर्मेट बना लिया। तो फर्स्ट जो एंट्री वो ये बनाऊंगी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया बैंक डेबिट, और ये एंट्री मैं वो बना रही हूँ जिन वजह से बैंक जो है वो बढ़ा है। तो बैंक जब बढ़ता है, ठीक है ना, बैंक के नीचे क्या है, डेबिट, ठीक है। और डेबिट एंड क्रेडिट का रूल ये होता है कि अगर डेबिट की कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो अपनी जगह पे रहेगा, अगर डेबिट की कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो वो अपनी ऑपोजिट साइड पे चल जाएगा। तो डेबिट, ठीक है, तो बैंक की नेचर डेबिट है, ठीक है, बैंक की नेचर जो है वो डेबिट है, ठीक है। एंड जो भी चीज़, जो भी अकाउंट्स है जो बैंक को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो सारे अकाउंट्स क्रेडिट साइड पर आएंगे एंड बैंक डेबिट साइड पर रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि बैंक प्रॉफिट था तो इसकी वजह से बैंक बढ़ा था, क्योंकि कैश बुक में ऐड है ना, बैंक प्रॉफिट से बैंक बढ़ा, तो ये 4,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक प्रॉफिट और क्रेडिट साइड पे 4,000, कि ये 4,000 से हमारा बैंक बढ़ा था, ठीक है। जो भी चीज़ कैश बुक में ऐड हो रही है ना वो सारी यहाँ पे क्रेडिट साइड पर रहेंगी, क्योंकि उनकी वजह से बैंक बढ़ा है। जैसे कि अकाउंटेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000, इसकी वजह से ही बैंक बढ़ा, तो यहाँ पे हमने लिखा अकाउंटेबल 10,000, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इनकम थी जिसकी वजह से 2,000 का हमारा बैंक जो है इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पे हमने लिखा इंटरेस्ट इनकम 2,000। ये तीन ही ट्रांजेक्शन थी जिनकी वजह से हमारा बैंक इंक्रीज हुआ।
तो इन तीनों ट्रांजेक्शन को जब हमने टोटल किया तो 16,000 है, 16,000 हमने बैंक में रिकॉर्ड कर दिए और यहाँ पे नरेशन बना दी कि टू एडजस्ट इंक्रीज इन बैंक अकाउंट। वो सारी एडजस्टिंग एंट्रीज हमने इनमें यहाँ पे एडजस्ट कर दी जिनकी वजह से बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब सेकंड एंट्री वो होगी जिससे बैंक डिक्रीज हुआ है। तो सेकंड में हमने डेबिट साइड पे सारे अकाउंट्स लिखने जिनकी वजह से बैंक हमारा कम हुआ। तो यहाँ पे एक ही वजह थी डिसऑनर चेक 18,000 का, जिसकी वजह से हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिसऑनर चेक था 18,000 का, जिसकी वजह से हमारा बैंक कम हुआ था क्योंकि ये चीज़ लेस हो रही है बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री हमने अकाउंटेबल डिसऑनर चेक, डिसऑनर लिख दिया। अकाउंटेबल मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये चेक जो था ये रिसीव ही तो हम करते हैं, लेकिन जब हम बैंक में पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तो उतने पैसे उनके अकाउंट में होते ही नहीं है, तो ये हम डिसऑनर कर देते हैं। इसलिए हमने अकाउंटेबल डिसऑनर लिख के 18,000 डेबिट साइड पे एंड बैंक क्रेडिट साइड पे लिख दिया 18,000। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी डिसऑनर चेक की जिसकी वजह से बैंक हमारा कम हुआ था। और भी ट्रांजैक्शन होती तो उनको भी हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी इसलिए हमने अकाउंटेबल डिसऑनर 18,000 डेबिट, बैंक क्रेडिट 18,000। टू एडजस्ट डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, वो सारी एडजस्टिंग एंट्रीज हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी जिनकी वजह से बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ। तो सिंपल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंट्रीज हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है कैश बुक में ऐड हो रही हैं वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आएंगी एंड बैंक डेबिट साइड पर आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है जो कि यहाँ पर लेस हो रही है वो यहाँ पे डेबिट साइड पर आ जाएगी एंड बैंक क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड पर आ जाएगी एंड बैंक क्रेडिट साइड पर चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एंट्रीज थी, एक नई बात थी एंट्रीज की, एंट्रीज भी हमने बता दी है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में सिर्फ ये 2 चीज़ें ही होती हैं एंड एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और एक होता है जनरल इंटरेस्ट। इस 2 के अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।